दहेज शिक्षाप्रद कहानी। नीलम अगले दिन अपने मम्मी पापा और पुलिस के साथ अपने ससुराल पहुंची तो उसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलम अपनी सास से धीरे से बोली, क्या हुआ सासू माँ, आज आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? अरे घबराइए मत, यह आपकी खूब सेवा करेंगी। जो सेवा मैं नहीं कर पाई वह अब यह लोग करेंगे। आराम से बैठकर अब जेल की ठंडी एसी की हवा खाना। इतना सुनते ही सूरज ने नीलम को जैसे ही थप्पड़ मारना चाहा तो नीलम ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा सूरज के गाल पर इतनी जोर से मारा कि उसका कान झनझनाने लगा। क्या हुआ सूरज, दर्द हुआ ना? ऐसे ही दर्द मुझे भी होता था जब तुम माँ बेटे मुझ पर हाथ उठाते थे। नीलम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। नीलम के पिता सूरज के घर रिश्ता लेकर आए थे। देखिए समधी जी, ऐसे तो हमारे बेटे के लिए बहुत से रिश्ते आए हैं, घर के बाहर लाइन लगी रहती है, पर हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हमें ना पैसा ना कोई दहेज चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है जो हम दहेज की मांग करेंगे। हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए जो हमारे घर आकर उसे अच्छे से संभाल ले। लाखन सिंह हाथ जोड़कर बोले, आप जैसा परिवार अगर मेरी बेटी को मिल जाए तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। मेरी एक ही औलाद है तो जो कुछ मेरा है वह मेरी बेटी का ही है। हमने उसे पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर यह रिश्ता हो जाए तो मैं गंगा नहा लूँगा। कोमल जी बोली, देखिए भाई साहब, हम भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जो किसी लड़की के परिवार का उद्धार हो जाए तो हमें भी कुछ पुण्य मिलेगा। आप तो जानते हैं मेरा बेटा किस पद पर नौकरी करता है। हमें दहेज नहीं, बस आप मेरी बेटे की इच्छा और समाज में हमारी इज्जत बढ़े। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम इस रिश्ते पर विचार करेंगे। लाखन सिंह मन में आशा रखकर अपने घर वापस चले गए और इंतजार करने लगे कि कब शर्मा जी फोन करके खुशखबरी देंगे। इधर कोमल जी की बेटी आरती बोली, माँ एक ही भाई है हमारा, हमारे भी कुछ अरमान थे कि भाई की शादी होगी तो मुझे भी सोने का हार मिलेगा, पर आप लोगों ने तो दहेज लेने से ही मना कर दिया। कोमल जी बोली, अरे बेटा, अगर दहेज मांगते तो जितना मांगते उतना ही मिलता। तुम यह देखो, लड़की अकेली है, ना कोई भाई ना कोई बहन है और बाप भी अभी रिटायर हुआ है तो खूब पैसे मिले होंगे। मैंने पता लगाया था, शहर के बीचों बीच 2 मंजिला मकान है, करोड़ों उसके दाम हैं, गांव में भी संपत्ति है। देखा जाए तो हमारी तो 5 उंगलियां घी में हैं। इतना कहकर माँ बेटी हंसने लगे। आरती बोली, माँ चलो तो अपनी लिस्ट बनाते हैं। शर्मा जी बोले, लिस्ट बनाने से पहले लड़की वालों को हाथों कर दो और ध्यान रखना कोमल, अपना लालच इतना मत बढ़ा लेना कि बाद में हमें पछताना पड़े। कोमल बोली, आप तो रहने ही दीजिए, बचाने के चक्कर में साधारण से परिवार में मेरी बेटी की शादी कर दी। दामाद ने दहेज तो नहीं लिया पर मेरी बेटी के शौक भी कहाँ पूरे करता है। अब मैं अपने सारे शौक अपने बेटे की शादी में पूरे करूँगी। इतना कहकर कोमल जी ने लाखन सिंह को फ़ोन लगाया। लाखन सिंह ने जवाब में जब हाँ सुना तो वह खुशी से फूले नहीं समाये। 2 दिन बाद कोमल जी फ़ोन करके लाखन सिंह से बोली, लाखन सिंह, आपकी तरह हमारा मकान बहुत बड़ा नहीं है, अब बहू आएगी तो उसे भी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि हमने आपकी बेटी का ध्यान नहीं रखा। लाखन सिंह बोले, नहीं जी, हमारी बेटी उनमें से नहीं है जो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करे। यह तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारे भी अरमान है कि हम बेटे बहू के लिए एक बड़ा सा कमरा बनवाएं। वो अभी शर्मा जी का हाथ थोड़ा तंग है तो वह कह रहे थे क्यों ना अभी इस शादी को टाल देते हैं। लाखन सिंह जी बोले, नहीं नहीं बहन जी, आपने हमारा इतना ख्याल रखा है तो हम आपकी परेशानी को कैसे नहीं समझ सकते हैं। आप कमरा बनवा दीजिए, जो खर्चा होगा हम उसकी पूरी भरपाई कर देंगे। कोमल जी बोली, हमें यह सब अच्छा नहीं लगता, हम दहेज के खिलाफ हैं, आप यह बात जानते हैं, आप परेशान हो जाएंगे। लाखन सिंह ने 1-2 बार कहा तो कोमल जी मान गईं। फिर क्या था, कोमल जी ने ऊपर बड़ा सा कमरा
रसोई के साथ पूरा सेट बनवाया, सुख सुविधा के सारे सामान मंगवाए और लाखों का बिल लाखन सिंह को भिजवा दिया, जिसे देखकर लड़की वाले हैरान हो गए। शादी के 1-2 हफ्ते पहले कोमल जी ने नीलम की माँ को फोन करके कहा, आपको अपनी बेटी के लिए जो भी जेवर बनवाना है उसे बनवा लीजिए और हमारे घर भिजवा दीजिए, ताकि शादी के दूसरे दिन सबके सामने हम उसे जेवर दे सकें। और हमारे सगे संबंधियों की लिस्ट हमने भेज दी है, जिनके लिए थोड़े ढंग के कपड़े भिजवा दीजिएगा। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे, कुछ ना कुछ उनकी मांग बढ़ती ही जा रही थी। नीलम की माँ बोली, यह कैसा घर है जिसमें आपने मेरी बेटी का रिश्ता कर दिया, जिन्होंने पहले दहेज से इनकार किया और अब अपने घर की एक एक चीज के लिए पैसे हमसे मांग रहे हैं। क्या लालच में वह अपनी इंसानियत भी भूल गए हैं? अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने बेटे की शादी को जरिया बना रहे हैं। लाखन सिंह ने किसी तरह पत्नी को शांत किया और फिर धूमधाम से अपनी बेटी को विदा किया। करीब 1 हफ्ते बाद जब आरती को लेने उसके पति आए तो कोमल जी नीलम से बोली, बहू भाई की शादी के बाद बहन पहली बार वापस अपने ससुराल जा रही है, तो अपनी कुछ अच्छी साड़ियाँ ननद के लिए और उसके घर वालों के लिए दे दो। नीलम कहती भी तो क्या, उसने अपनी साड़ियाँ निकाल कर दे दी और आरती वहाँ से चली गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सासू माँ ने सभी नौकरों को काम से हटा दिया और अब सारा काम नीलम पर ही आ गया। बेचारी सुबह से लेकर शाम तक सारे काम में लगी रहती। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 5 महीने बाद आरती फिर मायके आई तो कोमल जी बहू से बोली, ऊपर का कमरा आरती को दे दो, इतनी गर्मी है, वह नीचे कैसे सोएगी। नीलम बोली, मम्मी जी मुझे मेरा पूरा सामान नीचे लाना पड़ेगा। वह बोली, बहू अब तुम ही बताओ, दामाद के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो, अपने पापा से कहो एक एसी भिजवा दें, नीचे के कमरे में लगवा देते हैं, फिर यह लोग आराम से नीचे के कमरे में सो जाएंगी। नीलम बोली, मम्मी जी मेरे पापा शादी का कर्ज भी नहीं चुका पाए होंगे और मैं उनके सामने अलग डिमांड रख दूं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं अपने पापा से कुछ नहीं कहूँगी, समझी आप। कोमल जी ने चटाक एक जोरदार तमाचा नीलम के गाल पर रख दिया। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, चुपचाप अपना सामान नीचे वाले कमरे में रख। उस कमरे में मेरी बेटी और दामाद रहेंगे। भिखमंगे घर की तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे ऑर्डर दे। नीलम बेचारी चुपचाप नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। बेचारी नीलम सोचने लगी कि पापा ने शादी का कर्ज चुकाने के लिए गांव की जमीन बेच दी, रिटायरमेंट के पैसों से दामाद को 4 पहिया वाली गाड़ी दे दी, जेवर बनवाए, उनके हाथ पूरी तरह खाली हो चुके हैं। अब करे तो क्या करे। आखिरकार उन्होंने अपने घर में जो एसी लगवाई थी वह भी सासू माँ ने उनके घर से उतरवा कर मंगवा ली और इसी कारण पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं अपना दर्द भी उनसे नहीं बांट सकती। कुछ दिन बाद ससुर जी का देहांत हो गया। अब तो कोमल जी ने पूरे तरह से नीलम पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। नीलम को अब सबके बाद का बचा हुआ खाना दिया जाता और कोमल जी फटी हुई 2 साड़ी देते हुए बोली, आज से तू यही पहनेगी, हमारे घर में तेरी यही औकात है। नीलम बेचारी चुपचाप सब सहन करती जा रही थी। हद तो जब हुई जब नीलम का बदन बुखार से तप रहा था और उस दिन बिस्तर से उठ भी नहीं पाई थी। नीलम ने देखा कि बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। वह बाहर आई तो देखा कोमल जी अपने बेटे की दूसरी शादी की बात लड़की वालों से कर रही थी। मेहमानों ने नीलम के बारे में पूछा तो उसे घर की नौकरानी बताकर बर्तन धोने पर लगा दिया। यह देखकर नीलम बहुत रोई। उनके जाने के बाद नीलम ने इस बात का विरोध किया तो कोमल जी बोली, अरे अब देखना मेरे बेटे की तो जिंदगी ही संवर जाएगी।
करोड़पति घर से रिश्ता आया है। अब तुझ जैसी भिखमंगे घर की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए कोमल जी ने नीलम को पीछे की तरफ धक्का दिया तो पीछे से आकर उसकी माँ ने उसे संभाल लिया। नीलम की माँ ने जैसे ही देखा कि नीलम का बदन पूरी तरह बुखार से तप रहा है और वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है तो लाखन सिंह ने नीलम को संभाला। नीलम की माँ ने एक तमाचा कोमल जी के गाल पर रख दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? हम आपकी सारी फरमाइशें पूरी करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमज़ोर हैं या आप लोगों से डर गए हैं। कोमल एक थप्पड़ खाकर चुपचाप खड़ी रही। इतने में बेटा तमतमाते हुए आया और नीलम की माँ को उल्टा सीधा सुनाने लगा तो नीलम की मम्मी ने उसे भी खींचकर एक तमाचा जड़ दिया। बिल्कुल चुप, खबरदार, अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो। आप सब दहेज के लालच में अपनी इंसानियत भूल गए। एक बेटी की माँ होते हुए भी आपने दूसरे की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया। लाखन सिंह बोले, समधन जी, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन कल हम आपकी विदाई देने जरूर आएंगे। इतना कहकर वह नीलम को अपने साथ ले गई और दवाई दिलवाई, जिससे नीलम का बुखार पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अगले दिन नीलम अपने पापा और पुलिस के साथ अपने ससुराल पहुंची, जिसे देख नीलम के ससुराल वालों के होश उड़ गए। कोमल जी नीलम से बोली, बेटा यह सब क्या है? नीलम बोली, मम्मी जी, यह लोग आज से आपकी खातिरदारी करेंगे। यह लोग आप सबको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आपको जितनी सेवा करवानी है आराम से करवाना। यह लोग मुफ्त में आपकी सेवा करेंगे। नीलम की सास हाथ जोड़कर नीलम और उसके मम्मी पापा के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उन्होंने कोमल जी की एक ना सुनी। नीलम बोली, तो ठीक है मम्मी, आप इन कागज पर साइन कर दीजिए। साइन करने के बाद यह लोग आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। कोमल जी बोली, बेटा यह किस चीज़ के पेपर हैं? मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं। आपकी अभी इतनी औकात नहीं है कि आप मेरे सामने सवाल जवाब करें। या तो आप साइन कीजिए या फिर। इतने में कोमल जी हड़बड़ाते हुए बोली, ना बेटा ना, कहाँ साइन करने हैं? नीलम का पति अपनी माँ से बोला, माँ ऐसा मत कर। लेकिन कोमल जी बोली, बेटा बहू सही कह रही है, और कोमल जी ने बिना पढ़े साइन कर दिए। माँ जी, आज से इस घर पर मम्मी पापा का अधिकार है। यह सुनते ही कोमल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर बहू, तुमने तो कहा था, सही तो कहा था। सूरज जी, आप शायद भूल रहे हैं, इस घर में एक एक चीज मेरे पापा के पैसों की आई हुई है, तो इस घर पर अधिकार भी मेरे पापा का ही हुआ ना, और यह घर भी मेरे पापा के ही पैसों से बना था। अब आप जाइए, आराम से सरकारी घर में रहिए और वहाँ आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। और फिर पुलिस नीलम के ससुराल वालों को ले गई। कोमल जी बस गिड़गिड़ाती रह गई।